other risk factors which contribute to their poorer course during the hospital. And the major symptom that they presented with were with breathlessness this time, and oxygen requirement was higher, and the death rates were similar in both the groups. So this is just an interim analysis of 10,000 patients at the moment, and we will be collecting more data, and we'll get more wiser as time moves on. Thank you so much for your attention. Thank you. Thank you, Dr. Bhargav. This is the data of the ICMR National Registry on COVID-19, जो कि हम बहुत सारे हॉस्पिटल से कलेक्ट करते हैं. तो ये हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट का प्रोफाइल आपके सामने प्रस्तुत किया गया. अब मैं आपके सामने ये बताना चाहूंगा आपको कि जो डेटा हमारा आता है केसेस का दूसरे अलग सिस्टम से, वो हमारा IDSP सिस्टम है, ग्राउंड से आता है, वो हमें क्या दर्शाता है केस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. तो ये डेटा का जो 2020 का पेंडेमिक है वो लगभग 49,000 केसेस का है और 2021 का 40,000 केसेस का है. तो खूब सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर कर रहा हूं. उसमें भी क्लियरली अगर हम देखें, और ये डायनेमिक चीज है, आगे आगे पेंडेमिक बढ़ेगी, जो भी आएगा वो भी शेयर किया जा सकता है, जाएगा. लेकिन बड़े तौर पे अगर मैं कहूं कि 30 से कम, 30 साल की उम्र से कम, पिछले साल कितने केसेस थे प्रोपोर्शन और अब कितने हैं? तो पिछले साल सारे टोटल केसेस का 31% 30 से कम उम्र वाले व्यक्ति थे, और इस बारी पेंडेमिक में 32%. Sir, could you say that in English also the figures? Yeah, I will repeat, no problem. अभी रिपीट करता हूँ. Let me explain, because ये 3 लाइन में डेटा मैं बता रहा हूँ आपको. I'm repeating it. I'm saying this is the data coming from the ground. This includes individuals who were admitted or not admitted, but these are the positive cases. And we have age profile on them. And last pandemic wave, let's say, last year's pandemic wave, under 30 years group constituted and contributed 31% of cases. And now this year 32%. So essentially no difference. पहले भी इन्फेक्ट हो रहे थे, अब भी इन्फेक्ट लगभग उसी प्रोपोर्शन में हो रहे हैं. ये क्लियर इमर्ज होता है. अगर हम 30 to 40 का ग्रुप लें, 30 साल और उससे ऊपर, और 41 साल से नीचे 40 साल तक, then it is 21% and 21%. Exactly the same. So this demonstrates, and then of course 40 and above is the remaining proportion that is left out of it, which is about 48%. So essentially the main message to you is that there is no overarching. तो ये वरिष्ठ वैज्ञानिकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिनका यह कहना है साफ तौर पर कि यह धारणा गलत है कि इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर आई है इसमें कम उम्र के लोगों को ज्यादा असर हो रहा है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आगे भी आएंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक. और कोविड को लेकर ICMR की एक बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसको लेकर हम लगातार अपडेट देते रहे हैं आपको. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की हम कोशिश करते हैं. डॉक्टर गुलेरिया इस समय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं. रिकवरी जो है वो कुछ दिन जल्दी हो जाती है. डॉक्टर गुलेरिया, एम आई राइट? कैन यू एलैबोरेट ऑन दिस? यस सर, आई थिंक व्हाट आई मेंशन वाज, और मैंने यही कहा था कि जो डेटा ये अभी तक हुआ है, चाहे रिकवरी ट्रायल की बात करें या और ट्रायल्स की बात करें, किसी स्टडी ने ये नहीं शो किया कि रेमडेसिविर से आपकी मोर्टेलिटी कम हो सकती है, डेथ्स कम हो सकती हैं. हॉस्पिटल स्टे हैज कम डाउन बाय अ फ्यू डेज, दैट्स ऑल सर. यस, तो ये भी एक क्लियर होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए, और हमारे जो फिजिशियन कलीग्स हैं वो ऑफ कोर्स जानते हैं इस चीज को. तो ये कोई ड्रामेटिक मैजिक बुलेट, सिल्वर बुलेट नहीं है, ये भी हमें मालूम है, मदद करता है किसी हद तक. उसके अलावा एक और पॉइंट आ जाता है, सर कैन दिस बी गिवन इन दी होम सेटिंग? ये दवाई इंट्रावीनस है, इसको क्या हम घर में जो इलाज करा रहे होते हैं उनको दे सकते हैं क्या? तो अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज टू थिंग्स. जैसे मैंने पहले कहा कि दिस हैज टू बी गिवन इन मॉडरेट इलनेस वेयर पर्सन सैचुरेशन इज फॉलोइंग एंड हु इज सिक.
Therefore, it is not to be given at home. It is in a person who is admitted and needs hospital care. What is happening is people feel कि जैसे हमें एंटीबायोटिक लेना है उसी तरह से रेमडेसिविर घर पे लगा देते हैं. पहले लोग जब फीवर हुआ तो इंजेक्शन घर पे लगा लिया, एंटीबायोटिक घर पे लगा ली तो हम ठीक हो जाएंगे. रेमडेसिविर इज नॉट लाइक दैट. सो प्लीज डोंट लुक एट इट लाइक इन अदर एंटीबायोटिक की जब जैसे हमने घर में अमीकासिन का इंजेक्शन लगा लिया और हमें यूटीआई के लिए ठीक हो जाएंगे, उसी तरह से घर पे रेमडेसिविर लगा लेते हैं. उसकी इंडिकेशन बिल्कुल अलग है, उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं. इसलिए रेमडेसिविर जो है उन पेशेंट्स के लिए ही है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, जिनकी सैचुरेशन कम हो रही है, एंड देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स ओनली. Thank you very much. So this is to be administered only 1 minute, only in hospital setting and only in selected cases who have moderate illness and are receiving oxygen. And then when it is to be given, it is given for a period of 5 days. उसे ज्यादा नहीं देना है और उसी ही तरीके से अस्पताल के अंतर्गत देना है. और ये जो दवाई है, क्योंकि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है, ये केमिस्ट के पास कायदे से नहीं मिलनी चाहिए, हॉस्पिटल में ही उपलब्ध कराई जाती है ताकि हॉस्पिटल में इसका यूज हो. आम व्यक्ति को प्रिस्क्रिप्शन लेके बाहर ढूंढना है, ये करना है, ये इस व्यवस्था में इसको ये अलाउड नहीं है. सो रेमडेसिविर के बारे में रैशनल यूज की बात की जा रही है. ये रीअश्योर भी करा जा रहा है कि दिस इज नॉट एब्सोल्युटली क्रिटिकल मेडिसिन और इसका मोर्टेलिटी पे कोई सर्वाइवल के ऊपर इम्प्रूवमेंट होता है, ऐसा नहीं है. ड्यूरेशन को ठीक करती है, लेकिन ठीक है, फायदा है इससे, और उसको डिफाइन किया है कि इन पेशेंट्स में देना है और हमें इसी रूप में लेना चाहिए. पैनिक नहीं करना चाहिए, इसके बारे में नहीं होना चाहिए. और हम सबकी तरफ से ये रिक्वेस्ट है हमारे फिजिशियन कलीग्स को कि इसी परिप्रेक्ष्य में इस दवाई का प्रचलन किया जाए. और डॉक्टर साहब ने बाकी भी समझाया, टोसिलिजुमैब का भी रोल बताया है, कितना लिमिटेड रोल है, और बाकी भी प्लाज्मा के बारे में भी आपको कहा है. तो I'll stop here, Mr. Bhatnagar. Allow us to ask questions now. Yes, Mr. Bhatnagar, over to you to Mr. Sharma from CNN News 18 wanted to ask you, when can we expect the peak, sir? Mr. Bhatnagar, can you conduct the QA, please? Please also give details on favipiravir, sir. Maybe Fabiflu also, sir. Fabiflu is also being written in a large quantity. All right, let's answer on favipiravir. Dr. Guleria, sir. Yes, sir. So, favipiravir is another antiviral drug which has been promoted for treatment of COVID-19. It is actually a drug which came out for treatment of influenza after the H1N1 pandemic, and especially for those people who may have resistance to Tamiflu. It was then subsequently also studied in RCT, where it was looked for its utility in Ebola and said have some use. But the data for its utility in COVID-19 is not very strong. There is not much evidence to show in good, robust studies that it is a good drug. And like we said, that in most countries, it is not being used, and it is they're not finding a higher mortality. Therefore, Faviflu also is something which has been given emergency use authorization. It is not a proven treatment, but since we don't have, like I said, a very effective antiviral drug, people are using it, but there is no evidence that it is useful. Whatever evidence there is not strong enough for us to say that this is a major drug that should be used for the treatment of COVID-19. It is not a drug which is routinely recommended. The national guidelines also don't recommend it. It was discussed in detail, as you know, in the National Task Force, and we did not find the evidence to be strong enough to recommend it. मैं इसी पॉइंट को हाईलाइट करता हूं कि नेशनल गाइडलाइन जो है, ट्रीटमेंट गाइडलाइन है, उसमें फेविपिराविर को इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं है. WHO भी इसको अप्रूव नहीं करते. स्पेकुलेशन रहती है कि इससे फायदा होगा, लेकिन हम उस तरह से नहीं जाना चाहिए. इसकी कॉस्ट भी है, 4,000 रुपए की पूरा कोर्स पड़ता है. तो इसको हमारे जो नेशनल गाइडलाइन के बेसिस के ऊपर कोई रिकमेंडेशन इसके ऊपर नहीं है. जैसे जैसे कोई नया एविडेंस आएगा उसको तय करके उसके बारे में गाइडलाइन में इंक्लूड किया जा सकता है प्रोटोकॉल में, लेकिन आज जो स्थिति है वो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं.
Sir, my question is to Dr. Paul. Sir, my question is to Dr. Paul. There is a zero survey. There is a zero survey that was conducted, which said that in February there will be a second wave. Did the government of India ignore these warnings? If the zero survey was conducted, there was report that there will be a second wave in February. Were these red flags and warnings avoided by the government? Also, sir, second wave का peak कब आएगा, please? और सर रेमडेसिविर जो दवा है ये जो है केमिस्ट के पास मिलनी नहीं है और अस्पताल लिख कर दे रहे हैं कि आप जो है यहाँ पर अस्पताल में दवा नहीं है, तो पेशेंट लाएगा कहाँ से? इसका जवाब दीजिए सर। और ये भी बताइए क्या एयर में इन्फेक्शन है? अगर है तो उसकी पुष्टि कीजिए, फिर उसके लिए क्या सावधानी बरते, अगर नहीं है तो वो भी बताइए। Sir, just one more question. Some more questions. Questions together. Airborne If you look at the 0 to 19 years category, sir, there in the first wave, the percentage was only 4.2%, but in the second wave, it is 5.8%. Does it go on to show that kids are more vulnerable in the second phase of coronavirus? Also, has the hospitalization increased between the two waves? Because, you know, the data does not show that. Your data is 10,000 of hospital cases. Do we have an idea whether that has increased? And why is the oxygenation level more required this time, sir? ओके जो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम जवाब देंगे। आपने जो कहा कि क्या ये स्क्यू है यंग पॉपुलेशन की तरफ से, छोटे बच्चों की तरफ से, जैसा आपने डेटा आपके पास शेयर किया है उसमें ये एनालिसिस अब आपके समक्ष नहीं है और इसको देखा जा सकता है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि सेकेंड वेव में क्योंकि पॉपुलेशन पूरी तरह से एक्टिव रही है तो ऐसा जरूर लगता है जो पहले व्यक्ति थे वो कमरों में थे, घर में थे काफी हद तक और बाहर आए हैं। लेकिन जैसे मैंने जिस एज ग्रुप्स को पार्टीशन करके आपको बताया है उसके बारे में आज उसी डेटा को उतना ही समझें अगर कि डेफिनेट जो जिस ग्रुपिंग में मैंने बताया आपको, जैसे डॉक्टर भार्गव ने बताया, उनमें कोई सिग्निफिकेंट शिफ्ट नहीं है। दूसरी बात आपने कही है कि एक सवाल किया गया है कि एयरबोर्न है या ये साइंस की बात है। यस, नया डेटा आ रखा है, आप भी उससे परिचालित है कि एयरबोर्न का रोल ज्यादा है, सरफेसेस का कम है। ये डायनेमिक सिचुएशन है सीखने की और ये आगे बढ़ रही है। आपने एक सवाल किया कि रेमडेसिविर अस्पतालों में आनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये अस्पताल में ही उपलब्ध होना चाहिए। थोड़ी प्रोडक्शन लो हो गई थी जब ये लल थी तो कंपनी ने उसको कम किया था। आपको मालूम है कि उसको 27 लाख पर मंथ की वायल की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया है, ऑलरेडी 40 की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेज गति से और फिर 76 तक भी ले जाएंगे, 76 लाख वायल्स की तरफ ले जाएंगे। एक्सपोर्ट बंद किया गया है, रैशनलाइज किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। तो जो भी थोड़ा सा ऐसा लगा है कि रेमडेसिविर की उपलब्धता नीचे थोड़ी कम रही है, वो सब उसको एड्रेस किया जा रहा है, बहुत तेज गति से किया जा रहा है और सारी कंपनीज 7 कंपनीज हैं, उन्होंने मिलकर इसको रैंप अप करने का पूरा जिम्मा भी लिया है, कर भी रहे हैं और डे बाय डे सिचुएशन इंप्रूव होगी। हमारी इतनी कैपेसिटी है कि पिछली बारी हम 100 देशों को रेमडेसिविर देते थे और देश में कोई भी कमी नहीं थी। तो इसका सुधार और सुचारू रूप से इसको आगे ले जा रहे हैं। जो सवाल पूछे जा रहे हैं पीक के बारे में उसको हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेंगे, लेकिन आज हम चाहते हैं कि ये 2 मुद्दों पे फोकस किया जाए। So I will invite only 2 more questions in the interest of time and related to the topic that we are covering.